Hello guys, welcome to Vision Success. Guys, in this video we will discuss about India-Nepal relations. India-Nepal relations is having a tough time in the recent period with redrawing of political maps of Nepal increased Chinese involvement in the Nepal. This has increased the importance for the India-Nepal relations for UPSC IAS exam. In this video, we are providing you the detailed analysis of India-Nepal relations. Guys, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिया नेपाल रिलेशंस के साथ साथ इसके एवोल्यूशंस के बारे में और इंडिया नेपाल ट्रीटी के बारे में जो 1950 में हुई थी। जो विवादास्पद मुद्दे हैं उन पे भी बात करेंगे और जो हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। गाइस, भारत और नेपाल सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक संबंध साझा करते हैं। महान हिमालय दोनों देशों को एक साथ जोड़ता है। नेपाल का एक भू आबद्ध देश होने के कारण भारत नेपाल को व्यापार और परिवहन के लिए प्रमुख मार्ग प्रदान करता है। दोनों देश एक दूसरे के साथ खुली सीमा साझा करते हैं। यहाँ कहा जाता है कि भारत और नेपाल एक दूसरे के साथ रोटी बेटी का रिश्ता साझा करते हैं। दोनों के बीच इतिहास का पता एंग्लो नेपाली युद्ध 1814 to 1816 से लगाया जा सकता है, जो सुगोली के संधि के साथ समाप्त हुआ था। 1950 के दशक में क्षेत्र के विकास और शांति के लिए भारत नेपाल शांति और मैत्री संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद से भारत ने एक महान भूमिका निभाई है। दोनों देशों में प्रवासी भारतीयों और सांस्कृतिक संबंधों का एक समृद्ध आदान प्रदान है, क्योंकि नेपाल सबसे अधिक हिंदू बहुल देश है। लेकिन हाल ही के दिनों में दोनों देशों के बीच तनाव पैदा हुए। चलिए इस तनाव के बारे में जानेंगे। हम इस मुद्दे का विस्तार से विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। गाइस, अब हम बात करेंगे एवोल्यूशन ऑफ इंडिया नेपाल रिलेशंस, भारत नेपाल संबंधों का विकास। तो 1951 तक नेपाल में राणाओं का शासन था। 1951 में राजा त्रिभुवन और पंडित नेहरू के बीच एक राजनीतिक समझौते के तहत राजशाही की स्थापना हुई और राणा के शासन का अंत हुआ। 1959 में राजा महिंद्रा द्वारा एक संविधान को अपनाया गया, जिसने देश में संवैधानिक राजतंत्र और बहुपक्षीय लोकतंत्र की स्थापना की गई। यह संविधान महज नाम मात्र का था, क्योंकि अधिकांश शक्तियां अभी भी राजा के हाथ में थी। 2001 के रॉयल नरसंहार के बाद राजा ज्ञानेंद्र सत्ता में आए। उनकी अवधि माओवादियों और नागरिक आंदोलनों द्वारा हिंसा में वृद्धि से चिन्हित थी। माओवादी के उभार से भारत को खतरा था, क्योंकि इसके भारतीय सीमाओं की सुरक्षा पर प्रतिघातक परिणाम हो सकते हैं। अप्रैल 2006 में एक जन आंदोलन ने राजशाही के अंत का नेतृत्व किया और नवंबर 2006 में चुनाव का मार्ग प्रशस्त करने के लिए माओवादी और विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच एक व्यापक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। अंत में 24 मई 2008 को शाह वंश समाप्त हो गया और 240 साल के राजतंत्र के बाद नेपाल गणतंत्र बन गया। अब गाइस, हम लोग बात करेंगे कि ये तो बात हुई कि किस तरीके से वहाँ का राजशाही तंत्र आपका गणतंत्र में कन्वर्ट हुआ। अब हम लोग बात करेंगे गाइस 1950 में भारत नेपाल के बीच में जो ट्रीटी हुई थी, जो संधि हुई थी, उसके बारे में। गाइस, 1950 में चीनी सेना बलों द्वारा तिब्बत पर आक्रमण की पृष्ठभूमि पर इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह आपसी शांति और मित्रता के लिए एक समझौता था, जिसमें भारत ने नेपाल को सुरक्षा के संदर्भ में समर्थन प्रदान किया। यह संधि भारतीय और नेपाली लोगों को एक दूसरे के क्षेत्र में काम करने, निवास करने और यहाँ तक कि नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करती है। अब गाइस, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, सहयोग के क्षेत्र में। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है हमारा इकोनॉमिक रिलेशंस, आर्थिक संबंध। भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार होने के साथ साथ विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत है। नेपाल और भारत के बीच कई पन बिजली परियोजनाएं चल रही हैं, जैसे कोसी गंडकी, अरुण 3 और पंचेश्वर बहुउद्देशीय बांध परियोजना आदि। नेपाल में भारत के प्रवासी हैं। नेपाल के लगभग 80 लाख लोग भारत में काम करते हैं और इस प्रकार नेपाल के लिए प्रेषण का एक प्रमुख स्रोत है। इसके अलावा नेपाल में भी बड़ी संख्या में भारतीय काम करते हैं।
दोनों देशों का एक दूसरे के साथ मुक्त व्यापार समझौता है। ये तो हुआ इकोनॉमिक रिलेशंस। अब हम लोग बात करेंगे कल्चरल रिलेशंस के बारे में। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेपाल और भारत दुनिया के दो प्रमुख धर्मों हिंदू और बौद्ध धर्म के विकास के आसपास एक सांस्कृतिक इतिहास साझा करते हैं। नेपाल की लगभग 80% आबादी हिंदू है। भारत और नेपाल के बीच तीर्थ यात्रा के प्रयोजनों के लिए लोगों की नियमित आवाजाही है। भारतीय राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में नेपाल के लोगों के साथ बहुत सी सांस्कृतिक समानताएं हैं। सदियों से नेपाल के विद्वान भारत के विश्वविद्यालयों, विशेष रूप से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का दौरा करते हैं। ये हो गया हमारा कल्चरल रिलेशंस। अब हम लोग बात करेंगे एजुकेशन रिलेटेड रिलेशंस के बारे में। भारत नेपाल के छात्रों को समर्थन प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय शिक्षा हेतु विभिन्न छात्रवृत्ति प्रदान करता है, स्कॉलरशिप देता है। इसके अलावा भारत की कई सरकारी सेवाएं नेपाल के नागरिक के लिए उपलब्ध हैं। तो इस तरीके से शिक्षा के संबंध में जो संबंध भारत और नेपाल के बीच में है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ के छात्र यहाँ आकर शिक्षा प्राप्त करते हैं। और साथ ही साथ हम अब बात करेंगे सिक्योरिटी रिलेशंस के बारे में, सुरक्षा संबंध के बारे में। तो भारत के गोरखा रेजिमेंट में नेपाल से भर्तियां होती हैं। 1950 के भारत नेपाल मैत्री संधि के अनुसार भारत हथियारों और गोला बारूद के मामले में नेपाल को सुरक्षा सहायता प्रदान करता है। अब इसके साथ ही साथ हम लोग कुछ अदर एरिया ऑफ कोऑपरेशन के बारे में बात कर लेते हैं, जो सहकारिता के अन्य क्षेत्र हैं। जैसे भारत और नेपाल सूचना प्रौद्योगिकी, टेलीमेडिसिन, जैव विविधता संरक्षण और स्वास्थ्य सेवा के मामले में सहयोग करते हैं। दोनों देश बिम्स्टेक और सार्क का एक साझा मंच भी साझा करते हैं। दो देश के बीच विभिन्न रेल लिंक परियोजना और राजमार्ग संपर्क परियोजना भी चलती है। तो ये हो गया हमारा जो नेपाल के साथ रिलेशंस हैं, किस तरीके के हैं और क्या क्या हम लोग साझा करते हैं, क्या क्या ज़रूरतें भारत पूरी करता है नेपाल की। ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई। अब भारत और नेपाल के मध्य जो मुद्दे हैं उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इशूज़ बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। सो गाइस, भारत और नेपाल के बीच 1800 किलोमीटर लंबी सीमा पर दो क्षेत्रों में सीमा विवाद है। एक है काला पानी। तो काला पानी लिपुलेक और लिम्पियाधुरा में से मिलकर ये विवाद है। तो नेपाल इसे नेपाल के धारचूला जिले का हिस्सा मानता है। यह स्थान विशेष रूप से लिपुलेख दर्रा भारत, नेपाल और चीन सीमा के त्रिजंक्शन पर स्थित है। इस तरह इसका रणनीतिक महत्व है। 2015 में चीन ने इस दर्रे पर भारत की संप्रभुता को मान्यता दी और हाल ही में भारत ने भारत और चीन को जोड़ने के लिए इस मार्ग पर एक नई सड़क का निर्माण शुरू किया, लेकिन नेपाल इस निर्माण का विरोध कर रहा है। हाल ही में नेपाल ने एक संवैधानिक संशोधन किया और नेपाल के हिस्से के रूप में काला पानी क्षेत्र का चित्रण करते हुए नेपाल के नक्शे को बदल दिया। तो आप मैप में देख सकते हैं कहाँ पर नेपाल दावा कर रहा है कि ये उसका हिस्सा है। ठीक है, ये धारचूला डिस्ट्रिक्ट को मान रहा है कि धारचूला डिस्ट्रिक्ट का ये पार्ट है। अब दूसरी जो बात है वो सुस्ता क्षेत्र की बात है, जो पश्चिम चंपारण बिहार की बात है। ये नेपाल इसे अपने क्षेत्र का एक हिस्सा मानता है और इस विवाद का मुख्य कारण गंडक नदी के जलमार्ग को बदलना है। तो ये हो गए जो दो विवाद हैं, जो दो डिस्प्यूट हैं, उनके बारे में बात। अब दूसरी बात होती है जो न्यू सिटीजनशिप लॉ है, नया नागरिकता कानून है, उसके बारे में। नेपाल सरकार नागरिकता कानून में संशोधन करने की भी कोशिश कर रही है, जिसमें नेपाल के दूल्हे से शादी करने वाली भारतीय महिला को नेपाल की नागरिकता प्राप्त करने के लिए कम से कम 7 साल तक वहां निवास किया हुआ होना चाहिए। तो ये एक विवाद का मुद्दा है। अब दूसरी बात है मध्यस्थों और नए संविधान पर विवाद। नेपाल की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया नया संविधान मध्यस्थों के अधिकारों को नष्ट करता है। मध्यस्थियाँ भारत के लोग हैं जो वर्षों से नेपाल में निवासरत हैं। राजनीतिक उद्देश्य के लिए क्षेत्र का सीमांकन मध्यस्थियों के प्रतिनिधित्व के लिए अपर्याप्त माना जाता है।
भारत ने इस कदम का विरोध किया है और 2015 में एक सड़क नाकाबंदी लागू की, जिसने दोनों देशों के बीच संबंधों में अलगाव उत्पन्न कर दिया। और दूसरे इशू जो हैं जिनकी वजह से तनाव है, तनाव के अन्य स्रोत में 2016 के विमुद्रीकरण और नेपाल सरकार द्वारा धन परिवर्तित करने में संबंधित समस्या शामिल है। भारत सरकार द्वारा परियोजनाओं का विलंबित क्रियान्वयन भी विवाद का कारण है। जाली मुद्रा और नेपाल से उत्पन्न होने वाले अवैध व्यापार के कारण भारतीय पक्ष को और अधिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अब इन सभी विवादों में चीन की क्या भूमिका है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए जानना, क्योंकि अभी जो आप ये विवाद देख रहे हो, जो नेपाल के नक्शे में परिवर्तन किया गया है, इसके इन सभी चीज़ों के पीछे चीन का एक बहुत बड़ा हाथ है। तो कई विशेषज्ञों के अनुसार भारत और नेपाल के बीच वर्तमान तनाव का कारण क्षेत्र के साथ साथ नेपाल में बढ़ता चीनी प्रभाव है। चीनी राष्ट्रपति के साथ पीएम केपी ओली की निकटता और दोनों देशों के बीच हालिया सौदों ने नई दिल्ली के लिए चिंताएं बढ़ा दी हैं। चीन ने हाल ही के वर्षों में नेपाल में भारी मात्रा में निवेश किया है और विद्वानों ने इसे चीन की चेकबुक कूटनीति का एक हिस्सा माना है। चीनी घुसपैठ से भारत के लिए सुरक्षा संबंधी खतरे पैदा हो सकते हैं, क्योंकि नेपाल भारत और चीन के बीच एक अंतस्थ राज्य के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पर चीन क्या कर रहा है, नेपाल में बड़ी मात्रा में निवेश कर रहा है, जिसकी वजह से वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो भारत के खिलाफ बोल रही है। तो आगे इसका क्या राह हो सकता है, आगे इसका क्या सलूशन हो सकता है? विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने की आवश्यकता है। भारत को नेपाल के आंतरिक मामलों में दखल देने से बचना चाहिए और वर्तमान भू राजनीतिक परिदृश्य में इसे और अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए शांति और मित्रता की संघ 1950 में बदलाव लाने की तत्काल आवश्यकता है। साथ ही भारत को परियोजनाओं के समय पर क्रियान्वयन पर ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, व्यापार, आईटी क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में अधिक से अधिक सहयोग होना चाहिए। भारत और नेपाल को परस्पर सहयोग करना चाहिए और अपने सदियों पुराने संबंधों को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं इस समय चाइना से हमारी जो स्थिति है, ठीक है, इस स्थिति में नेपाल का भारत के साथ होना एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान और चाइना हमेशा साथी हैं, ठीक है, क्योंकि मसूद अजहर के मुद्दे पे आप देख रहे थे चाइना किस तरीके के स्टैंड लेकर खड़ा था। और आई होप आपको सारा मुद्दा जो मैंने यहाँ पे बताया, जो भी संबंध बताए, वो समझ में आया हो। अगर पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ऐसे ही बने रहिए विजन सक्सेस के साथ। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।